नमस्कार, न्यूज रूम से ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं आंचल और मेरे साथ है राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे तमाम दर्शकों का। तो चुनाव आयोग अभी भी बुरी तरीके से घिरा हुआ है, तो वहीं राहुल गांधी भी लगातार मोदी सरकार को संसद में घेरे हुए हैं। लगातार वो सरकार पर हमलावर है, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं जिससे बीजेपी बचती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इस बीच आरएसएस के भी 100 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर तमाम जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं एक कार्यक्रम मुंबई में किया गया जहां पर तमाम राजनीतिक हस्तियां पहुंची, इसके साथ फिल्मी जगत से भी कई लोग पहुंचे, उसमें सलमान खान भी थे जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख बनने के लिए जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो बने वो ब्राह्मण समाज से ही हो, वो किसी भी जाति का हो सकता है। यानी कि ये बहुत बड़ा बयान है जो उन्होंने दिया। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हम चर्चा करेंगे एसआईआर को लेकर। लगातार चुनाव आयोग कैसे घिरा हुआ है, क्योंकि बंगाल से तो लगातार खबरें सामने आ रही थी कि किस तरीके से फॉर्म 7 जो कि किसी के नाम काटने के लिए दिए जाते हैं वो ट्रक भरकर पकड़े जा रहे थे। और इस बीच ये जो बवाल है बंगाल से लेकर यूपी पहुंच गया है। यूपी में भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है। डिंपल यादव भी बयान दे रही हैं इस मामले पर, वो भी हम सुनेंगे। लेकिन मैं राजीव जी आपके पास आना चाहूंगी कि इस जो ये मामला है काफी गंभीर मामला है कि एक मतलब व्यक्ति के नाम काटने के लिए किस तरीके से ट्रक भर के फॉर्म दिए जा रहे हैं, जिसको लगातार अखिलेश यादव उठा रहे हैं। फॉर्म 7 जी, फॉर्म 7 की बात आप कर रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत गंभीरता के साथ इसको देखने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल का मामला आप देख रही हैं कि लगातार सुर्खियों में है। ममता बनर्जी कोर्ट पहुंच चुकी हैं। कोर्ट में उन्होंने पहली बार, मतलब आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है जब ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें अपनी पेश की। वो वकील के रूप में वहां पहुंची और ये केस उनका नहीं था, उनसे रिलेटेड केस नहीं था, लेकिन उनकी सरकार से रिलेटेड, उनके राज्य से रिलेटेड ये केस था, जिस केस की वहां पर दलीलें पेश करने के लिए ममता बनर्जी आई थी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था पिछला बुधवार जब ममता बनर्जी थी। लेकिन वहां पे ये भी था कि फॉर्म 7 जो ट्रक भर के, जो अभी आप बता रही थी कि ट्रक भर कर पश्चिम बंगाल में ये देखा गया, कई सारे ट्रक पकड़े गए जहां पर एक ही आदमी के सिग्नेचर से हजारों की संख्या में लोगों के नाम डिलीशन, फॉर्म 6 जो होता है नाम एडमिट करने का होता है, सबमिशन का होता है। अगर आपको नया अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना है तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा, लेकिन फॉर्म 7 जो है नाम काटने का होता है। लेकिन नाम काटना इतना आसान नहीं है आंचल। नाम काटने के लिए आपको सबसे पहले करना यह होता है कि बताना पड़ता है कि किस कारण इनका नाम काटा जाए उसमें आपको, और उसके बाद चुनाव आयोग, क्योंकि ये जो लाल बाबू हुसैन का मामला जो केस था उस केस को रेफर किया जाता है बार बार। लाल बाबू हुसैन केस जो है उसमें यह कहा गया था कि किसी का भी नाम, उसके बाद, और एक नहीं 3 जजों की जो बेंच थी उसने यह फैसला सुनाया था कि एक नहीं बल्कि कई बार आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने जैसे आपका नाम काटना है, मैंने एप्लीकेशन दे दिया, फॉर्म 7 आपके नाम से भर के दे दिया कि आंचल यहाँ नहीं रहती हैं, इस देश की नागरिक नहीं है, इनका नाम काट दें। तो चुनाव आयोग मेरी बात मानकर आपका नाम नहीं हटाएगा। चुनाव आयोग पहले अपनी तहकीकात करेगा, अपने ढंग से जांच करेगा, उसके बाद आपको नोटिस भेजेगा, फिर आपको कहेगा कि आपके खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई है, इस शिकायत में ये कहा गया है कि आप यहाँ की नागरिक नहीं हैं या यहाँ नहीं रहती हैं। आप अगर यहाँ की नागरिक हैं या इस स्थान पर आप रहती हैं तो आपको अपना जो प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ दीजिए आप, और उसके बाद आप प्रूफ देती हैं, अगर नहीं देती हैं तब। तो एक लंबा प्रोसेस है। ये लाल बाबू हुसैन का केस था और जिसमें उनकी जीत हुई थी, 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। अब यहां पे हो ये रहा है कि जब से बिहार का चुनाव की शुरुआत से हमने देखा कि 25 जून 2025 को बिहार में एसआईआर की आनन फानन में घोषणा होती है। फिर उसके बाद सब कुछ हम लोगों ने देखा है, बिहार के चुनाव को भी आपने कवर किया। लेकिन उसके बाद जब फॉर्म 7 का मामला आता है तो फॉर्म 7 ट्रक भर कर वहां पर पहुंचाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एक आशंका है, एक शक है, एक संदेह है वहां की सरकार को कि केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है, मोदी सरकार, ये वहां अपने हिसाब से वहां वोटर लिस्ट तैयार करवाना चाहती है, जैसे बिहार में हुआ, और उसके बाद उस वोटर लिस्ट के जरिए वो चुनाव जीतना चाहती है। और इसीलिए यहां जो वोटर्स हमारे हैं, यानी तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके नाम को डिलीट कर दिया जाए। तो डिलीशन का जो फॉर्म है यानी फॉर्म 7 वो वहां पर भेजा जाने लगा। जो संदेह है वो मैं कह रहा हूं, इसके लिए मैं अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन संदेह है कि एक साथ आप इतने भर के हजारों की संख्या में अगर फॉर्म 7 दे रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। अब इसके बाद ये मामला वहां से अब कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन यही मामला दूसरी तरफ
उल्टा पड़ गया। यानी उत्तर प्रदेश में हुआ ये कि पीडीए और बाकी यानी विपक्ष काफी मजबूत हो गया। यहाँ पे कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के हैं वो काफी मजबूत हो गए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों, वोटरों के नाम तो जुड़ गए, लेकिन कई ऐसे बीजेपी के समर्थक वोटर हैं जिनके नाम कट गए। अब यहाँ पर आप देखिए कि कल परसों 6 तारीख थी, 6 तारीख आखिरी दिन था, लेकिन 6 तारीख से फिर बढ़ा के 6 फरवरी से बढ़ा के 6 मार्च तक कर दिया गया है। नाम एडमिशन वाला मामला जो है इसमें सबमिशन का मामला समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब एक जो अभी आप बता रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि फॉर्म 7 को अब आप अकेला, अगर आप डिलीशन के लिए फॉर्म 7 भर रही हैं तो आप एक इंडिविजुअल एक ही फॉर्म भर सकता है। और ये इसलिए क्योंकि वहां पर तो आप कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में ऐसी आप स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अभी भी आपने ये नहीं कहा कि एक आदमी एक ही फॉर्म भर सकता है फॉर्म 7, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्योंकि यहां पर आपके पैर पे बीजेपी, आपके पैर पे कुल्हाड़ी, जो आप किसी और को मारना चाह रहे थे आपके पैर पे है। तो ये पूरा का पूरा मामला दिखाई दे रहा है, जिस पर संदेह के बादल तो घिरे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फॉर्म 7 यही है जहां पर आपके नाम को डिलीट करने के लिए कहा जाता है, डिलीशन का मामला आता है, सबमिशन का मामला नहीं आता है। और ऐसे में ये जो निर्णय है, ये जो आदेश है, ये स्वागत योग्य है, इसका स्वागत करना चाहिए। और यही मैं तो कहूंगा कि यही काम उधर पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए, यही काम उधर तमिलनाडु में 1 करोड़ बताया जा रहा है, 1 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए, वहां के बताते हैं, स्टालिन बताते हैं। तो तमिलनाडु में भी ये काम होना चाहिए, ये काम केरल में भी होना चाहिए। नाम किसी का आप आनंद फानंद में, आज आप वोटर हैं, कल को मालूम हुआ आप वोटर नहीं हैं। आप लगभग 15, 17, 20 करोड़ जो जनसंख्या का इतने वोटर्स जो हैं, लगभग देखिए 1 करोड़ 100 करोड़ वोटर्स हैं आज की तारीख में। 95 करोड़ पिछली बार वोटर्स थे इस देश में। 140 करोड़ में से 95 करोड़ के लगभग, 98 करोड़ के लगभग वोटर्स थे। अब उसमें से 12-15 करोड़ अगर वोटर्स हट जाते हैं या 20 करोड़ वोटर्स हट जाते हैं तो 70 करोड़ वोटर्स बचे। तो ये जो 20 करोड़ वोटर्स हट गए, तो क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? कहां भेजोगे उनको? म्यांमार भेजोगे या हिंद महासागर में डुबा डालोगे? क्या करोगे? ये सवाल उठता है। तो इसीलिए कल को मेरा वोटर अगर आईडी अगर गायब हो जाए, अगर कह दिया जाए कि नहीं जी आपके पास तो आपने प्रमाण नहीं दिया, तो इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जो पिछले 5-7 वोट आपने करवाए, जो पोल करवाए आपने 20 साल में, 2003 से लेकर 2025 तक, उसका क्या होगा? उसको जीरो कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नहीं है, इसकी घोषणा भी कर दीजिए। तो बहुत कुछ है इसमें, बहुत ऐसी चीजें हैं जिसपे एक सवाल को सॉल्व करने जाइए तो 4 सवाल वहां खड़े हो जाते हैं। इसीलिए यहां पे कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं अनदेखी जिन चीजों का कर रहा है, उन चीजों की अनदेखी न करके उसको पारदर्शिता के साथ यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई देती। अभी आप डिंपल जी का नाम ले रही थी, डिंपल यादव ने कुछ बोला है शायद चुनाव आयोग उसको। जी बिल्कुल, डिंपल यादव ने भी आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर कि चुनाव आयोग जो है उसका जो रवैया है वो पक्षपातपूर्ण, और कहीं ना कहीं वो साफ दिखाई भी देता है कि बंगाल में जिस तरीके से अभी हुआ देखने को मिला। और अब वही अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में एकदम से ये चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का दोहरा रवैया दिखाई देता है। और इसी चीज को लेकर डिंपल यादव का बयान सामने आया है, उन्होंने भी बहुत बड़ा हमला बोला है चुनाव आयोग पर। सुनते हैं क्या कुछ कह रही हैं डिंपल यादव। ने यही कहा है कि बूथों को मजबूत करिए और जो डिलीट वोटर जो साजिश के तहत वोटर डिलीट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है, जहाँ इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होकर सभी प्रक्रियाओं को कराना चाहिए। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। इसीलिए हमने एक मीटिंग बुलाई थी और लोगों को नए वोटर्स बनाने के लिए, और जो डिलीटेड वोटर्स हैं और जो वोटर्स आने वाले टाइम पे जो डिलीट करेंगे, क्योंकि 1 महीने का समय का कार्यकाल बढ़ाया गया, तो इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इन्हीं सब बातों को लेकर इलेक्शन कमीशन को लेकर
तो सुना आपने कि किस तरीके से डिंपल यादव ये साफ साफ कह रही थी कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। जो उनका रवैया है वो निष्पक्षतापूर्ण नहीं है। अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग लगातार बीजेपी के पक्ष में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्योंकि फॉर्म 7 को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से भी, और अभी अखिलेश यादव ने भी एक वीडियो शेयर किया है, समाजवादी पार्टी ने भी वीडियो शेयर किया है, फॉर्म 7 को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके के मामले जो है सामने कैसे आ रहे हैं। अगर वही बंगाल में देखा जाए तो बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल में जो है अलग रणनीति अपनाए हुए बीजेपी, और वहीं अगर यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की रणनीति है, चाहे वो चुनाव आयोग की बात कहें, तो दोनों ही अलग तरीके से उनका रवैया दिखाई दे रहा है। एक चीज बताऊंगा आंचल की, हो ये रहा है कि अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग पे हमला बोले हुए हैं। अखिलेश यादव बता रहे हैं कि किस ढंग से यहाँ, और वो प्रूफ दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश में, उसने अपने वोटर्स के वोटर आईडी कार्ड तो बनवा लिए, यानी वो नाम जुड़वाना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये नहीं हो रहा है कि धांधली की जाए, फर्जीवाड़ा किया जाए। जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो सचमुच वो गलत हैं, जैसे बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं मिला, उत्तर प्रदेश में कितने घुसपैठिए हैं, वो घुसपैठिए क्या बीजेपी को वोट देते थे? क्योंकि अगर बीजेपी के वोटर्स कट गए तो क्या बीजेपी के वोटर्स थे? वो घुसपैठिए जो हैं वो बंगाल से, बांग्लादेश से आए हुए या दूसरे देशों से आए हुए। तो एक तो ये अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, वो प्रूफ दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। फॉर्म 7 काटे हुए जो लोग, फॉर्म 7 यानी डिलीशन, उसको लेकर जरा एक बाइट अभी आप कह भी रही थी, एक बाइट सुनवा देते हैं जिसमें अखिलेश यादव अलग अलग प्रूफ दे रहे हैं कि कैसे लोगों को लोग हैं और उनके नाम काटे जा रहे हैं। एक सीरीज उन्होंने चलाया अखिलेश यादव ने कि कैसे मेरा नाम है लेकिन मेरे खिलाफ किसी और ने फॉर्म 7 जमा कर दिया, बता दिया कि इसका नाम काट दो जी। ये अपने आप में एक दुखद पहलू भी है और आश्चर्यजनक भी है। इसलिए आश्चर्यजनक है कि ये काम अखिलेश यादव का नहीं है, ये काम कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये काम मायावती का नहीं है, या उधर ममता बनर्जी का नहीं है। ये काम जो है ये चुनाव आयोग का है। आखिर चुनाव आयोग SIR करवा रहा है ना, तो चुनाव आयोग SIR करवा रहा है, तो फिर आप किसी और के कहने पे किसी का नाम कैसे काट दे रहे हैं? अच्छा, दूसरी चीज, 2003 तक के आप मांग रहे हैं, 2003 की सूची में आपका नाम अगर हो तो। अभी पिछले दिनों कोर्ट में जब बहस चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में इसने कहा, चुनाव आयोग ने, कि हम अब 2025 की लिस्ट भी मांग ले रहे हैं, यानी मान ले रहे हैं, मांग भी रहे हैं और मान भी रहे हैं। यानी 2025 के जनवरी में अगर आपका नाम है तो हम आपका नाम उसमें जोड़ देंगे। लेकिन आधिकारिक, ये आप वहां पे दलीलों में कह रहे हैं, आधिकारिक रूप से आपने इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, ऑर्डर नहीं दिया है कि हाँ हमारे जितने BLO हैं वो जाएं और देखें कि अच्छा 2025 में आंचल का नाम था उसमें वोटर लिस्ट में, तो इस बार वो नाम रहेगा। ये नहीं, आंचल को अगर अपना नाम जुड़वाना है तो आपको 2003 की सूची में अपना नाम अगर है, उस समय आपका नाम नहीं था तो नहीं है, तो पिताजी का नाम बताइए, माताजी का नाम बताइए, उन दोनों के नाम थे तभी आपका नाम जुड़ेगा। तो एक कॉम्प्लिकेट किया गया इस पूरे मामले को, और कॉम्प्लिकेट करने के बाद जो लोग थोड़े जागरूक हैं, जो जिनकी पहुंच वहां तक है, आप वहां तक पहुंच सकती हैं, थोड़ा समय आप खर्च कर सकती हैं तो आप जाकर अपना नाम जुड़वा लेंगे। लेकिन जो नहीं समय खर्च कर सकते हैं, जिनके पास पैसा भी नहीं है, वो जिनको अगर 10 रुपये खर्च करने में, फोटोकॉपी लेने में उनको जिनको तकलीफ होती है, वो क्या करेगा? तो एक बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा होता है। लेकिन बात मैं कर रहा था और आप भी कर रही थी कि फॉर्म 7 को लेकर एक सीरीज चलाई है अखिलेश यादव ने, जिसमें साफ साफ वो दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों के नाम काटे गए हैं और उन लोगों को लाकर सामने वो खड़े कर रहे हैं। शायद उसी कोई बाइट है जी, बिल्कुल सुन लेते हैं कि आखिर जो अखिलेश यादव ने सीरीज चलाई है फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल को लेकर, आखिर उसमें है क्या, वो जो व्यक्ति हैं वो कह क्या रहे हैं? क्या नाम है आपका? पुजारी प्रसाद यादव। कहाँ के बिल्लू हैं आप? भैसाही के, रियारा और भैसाही के। आपके गांव के लोग आए थे थाने पे एप्लीकेशन देने जी। उनका कहना है कि वहाँ के जो 86 लोगों का नाम काटा जा रहा है। क्या मामला है, क्यों काटा जा रहा है? जैसे ये है कि जो फार्म मुझे मिला हुआ है वो धर्मेंद्र मौर्य द्वारा मिला हुआ है। अब रात में मुझे देकर वो चले गए। जब मैं मतलब उसमें नाम देखा तो ऐसे लोगों का नाम उसमें शामिल है जो सभी जिंदा हैं और मौजूद हैं। अब वो जांच करने के लिए कहा गया है कि हम जांच करके उस पर रिपोर्ट लगा देंगे, बाकी आगे जो भी लोग चाहेंगे वो करेंगे अपना। धर्मेंद्र मौर्य कौन है? धर्मेंद्र मौर्य वहाँ हरैया के निवासी हैं। तो धर्मेंद्र मौर्य क्यों आपको फॉर्म दे के गए हैं? अब वो कहे कि हम तहसील से जो है हमें फार्म मिला हुआ है, फार्म 7 मिला हुआ है आपको जांच करने के लिए, तो आप जांच करके इसका रिपोर्ट लगा दीजिए। आपने नहीं पूछा कि तहसील से किसने दिया आपको फार्म? अब ये हुआ कि तहसील से मुझे मिला हुआ है, मैंने और सब नहीं पूछा। वो किसी पद पे है या कौन है धर्मेंद्र? अब चूंकि वो देखिए इसके पहले भी मुझे बात कर चुके हैं कई बार, जो जब बूथ लगता था वहाँ तो कई बार बात कर चुके हैं वो।
तो इसे मुझे लगा कि वो हो सकता हो कि उसी कार्य के लिए दिए हों। अच्छा, 86 फार्म में कौन कौन है, किस बिरादरी किस जात के लोग हैं? उसमें 86 में सारे मुस्लिम है, एक भी हिंदू नहीं है। और अब सारे के सारे जो अभी मैंने मुआयना किया तो उसमें सभी लोग जिंदा है, ना तो कोई डबल है ना शिफ्टेड है, और सारे लोग मौजूद हैं। आपको क्या लगता है उनका नाम कटना चाहिए? नहीं, अब सब जिंदा है, मौजूद है, तो नाम क्यों कटना चाहिए? मैं तो रिपोर्ट लगाऊंगा, उसमें सभी लोगों को जैसा जो है स्थिति मैं उसको उसी हिसाब से रिपोर्ट लगा दूंगा। और ये कोई पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने इस तरीके के सबूत पेश किए। इससे पहले भी कई बार लगातार जो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लगातार पेपर्स की कटिंग शेयर कर रही है। ऐसे तमाम सबूत जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं। लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं अखिलेश यादव और एक्टिव मोड में भी दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार पीडीए के साथ खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि हम पीडीए समाज के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं कटने देंगे, और वो जो है इसका सबूत भी दिखा रहे हैं। और अगर इतना ही बात की जाए एसआईआर को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार चुनाव आयोग घिरता जा रहा है, तो घिरता हुआ इस वक्त जो है घिरती हुई मोदी सरकार भी दिखाई दे रही है संसद में, क्योंकि राहुल गांधी लगातार संसद में मोदी सरकार पर हमलावर हैं, लगातार चीन का मुद्दा उठा रहे हैं, इसके अलावा और भी कई मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को लगातार बोलने नहीं दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। अगर देखा जाए तो पिछले पूरे हफ्ते में संसद जो है नहीं चल पाई, अगर साफ साफ बात करें तो, क्योंकि राहुल गांधी जब भी कुछ भी बोलने के लिए खड़े होते हैं, एक शब्द बोलते हैं चीन को लेकर, तभी उनको रोक दिया जाता है। कभी राजनाथ सिंह रोक देते हैं, तो कभी अमित शाह, तो कभी पीएम मोदी, और पूरी संसद में जो है हंगामा मच जाता है। लेकिन वहीं एक मुद्दा ये निकलकर सामने आया पिछले हफ्ते कि कुछ महिलाएं जो पीएम मोदी के आसन तक पहुंच गई थी, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए। जो अध्यक्ष है ओम बिरला, वो यहां कहते हैं कि मैंने पीएम मोदी को आने से मना किया है कि आपकी जान को खतरा है, आप संसद में मत आइए, इस तरीके का बयान, जिसको लेकर वो खुद विवादों से घिर गए हैं। और वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी एक जो किताब है एमएम नरवणे की, उस किताब को लेकर पहुंचे थे, उन्होंने दिखाने की कोशिश की, सबूत पेश करने की कोशिश की चीन के मुद्दे को लेकर, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। और वहीं अगर दूसरी तरफ निशिकांत दुबे की बात करें तो निशिकांत दुबे भी कई ऐसी किताबें लेकर पहुंचे थे, कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, एक आवाज तक नहीं उठाई गई। लेकिन जब राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर दिखाई देते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है। और इस बीच जो है राहुल गांधी लगातार लोगों की आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने अभी जनप्रतिनिधि है आदिवासियों की जनप्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है और उनसे बातचीत की है, उनका दुख दर्द बांटने की कोशिश की है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें कही हैं, एक एक कर उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले संसद चलते हैं, जन संसद लगाते हैं। एक संसद है, एक जन संसद है। राहुल गांधी जन संसद लगा रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रही हैं। सिंगरौली से आए हुए आदिवासियों के साथ उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने पहले भी मुलाकात की थी, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से भी मुलाकात की थी जिनके साथ नीट में जो धांधली हुई है उसको लेकर भी उनकी मुलाकात पहले हो चुकी है। लेकिन सिंगरौली से आए हुए जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, उस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ है बीते सप्ताह, और उसमें भी संसद चारों तरफ से, देखिए पहली बार तो भारत के इतिहास में एक और भी रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्डधारी नरेंद्र मोदी हैं, उनकी सरकार में एक रिकॉर्ड ये हुआ कि रविवार के दिन, यानी पिछले रविवार को जब हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, उस वक्त आपको याद होगा कि इसी संसद में बजट पेश किया गया था। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, और बजट के बाद जो घटनाक्रम आगे बढ़ता है, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण 2 दिन पहले हुआ, अभी 28 तारीख को। अभिभाषण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा होती है, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, राष्ट्रपति जी ने बोला, देखिए इस बात को समझिए, राष्ट्रपति जी ने जो कुछ कहा है उस पर पूरे सांसद, दोनों सदनों के सांसद धन्यवाद प्रस्ताव लेकर, यानी यहां सत्ता पक्ष धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आता है, विपक्ष उस पर अपनी बात रखता है, और उस चर्चा के बाद फिर परिस्थिति ये बनती है कि जो नेता सदन है यानी प्रधानमंत्री, वो आते हैं और वो उस धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अपनी बात रखते हैं। ये लंबा, थोड़ा सेंटेंस लंबा हो जाता है, लेकिन वो अपनी बात रखते हैं। अब यहां पे प्रधानमंत्री ने अपनी बात नहीं रखी। राहुल गांधी क्यों नहीं रखी? क्योंकि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। 2 दिन तक राहुल गांधी बोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन राहुल गांधी को रोका टोका गया। और अभी आप बता रही थी कि कभी राजनाथ सिंह खड़े हो जाते थे, तो कभी गृह मंत्री खड़े हो जाते थे, कभी किरण रिजिजू खड़े हो जाते थे। प्रधानमंत्री पहले दिन आए थे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद प्रधानमंत्री गए हैं तो दोबारा आए ही नहीं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री की जान पर खतरा है, प्रधानमंत्री के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती है, हमला हो सकता है, महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ढाल बना सकती है, ये सारी बातें वहां हुई हैं। और इस कारण यहां साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ ना कुछ इसके पीछे की रणनीति है। रणनीति साफ दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी को रोका जाए। राहुल गांधी अगर बोलेंगे तो नरवणे की किताब का जिक्र आएगा, जो जैसे ही वो नरवणे की किताब का जिक्र करते थे, चीन की बात करते थे, जो करना है, जो उचित समझो करो,
जो उचित गांधी का समझे। बयान। हाँ, ये राहुल गांधी का नहीं, नरवणे ने अपनी किताब में लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से, क्योंकि नरवणे साहब बार बार पूछ रहे थे कि चीन जो है यहाँ तक कैलाश रेंज पे आ गया है, चीन की सेना आ गई है, हमको क्या करना है। 2.5 घंटे तक वे पूछ रहे हैं। उन्होंने फोन अलग अलग लोगों को लगाया। उन्होंने सबसे पहले रक्षा मंत्री को फोन लगाया, रक्षा मंत्री के बाद उन्होंने अजित डोभाल को फोन लगाया, अजित डोभाल के बाद उन्होंने देश के विदेश मंत्री को फोन लगाया, उसके बाद फिर रक्षा मंत्री को फोन लगाया। रक्षा मंत्री ने कहा कि अभी टॉप से बात हो रही है, टॉप बॉस यानी प्रधानमंत्री से बात हो रही है। प्रधानमंत्री 2.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री का जवाब आता है राजनाथ सिंह के पास, और राजनाथ सिंह फिर बताते हैं इनको, नरवणे को, राजनाथ सिंह बताते हैं कि टॉप बॉस ने कहा है कि जो उचित समझो वो करो, यानी हमने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, अब तुम्हारी जो मर्जी वो करो। इसके 2 मायने हो सकते हैं। एक ये कि इतना भरोसा था अपनी सेना पे कि उन्होंने कहा, लेकिन भरोसा था तो आपने 2.5 घंटा क्यों लगाया, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहां पर पॉलिटिकल इसकी वैल्यू की बात है और पॉलिटिकल डिसीजन की बात है, क्योंकि पॉलिटिशियन बैठा हुआ है प्रधानमंत्री के रूप में, पॉलिटिकल डिसीजन लेगा, वो घाटा और नुकसान, नफा नुकसान देखेगा, तो नफा नुकसान में उसको ये दिखाई देगा कि चीन के साथ हमको हमला करना है कि नहीं करना, चीन के ऊपर, चीन के सैनिकों को हमको मुंहतोड़ जवाब देना है कि नहीं देना है। लेकिन नरवणे साहब अपनी किताब में ये बात लिख देते हैं कि उस समय ऐसा ऐसा कहा गया और इस कारण हमको लॉस हुआ। उस किताब को आगे, क्योंकि वो किताब छप चुकी है, किताब के बारे में भी ये बता दूं कि किताब ऑलरेडी छप चुकी है, जिसके बारे में राजनाथ सिंह बार बार राहुल गांधी को कहते रहे कि जो किताब, और आसंदी की तरफ करते हुए कि अध्यक्ष साहब, सभापति महोदय, कि जो किताब पब्लिश ही नहीं हुई उस किताब का जिक्र यहाँ नहीं कर सकते। उसके बाद में रूल 349 का जिक्र किया गया कि पार्लियामेंट में रूल, जो संसदीय जो रूल बुक है संसद में, उस रूल बुक में 349 एक का कहना है कि आप किसी किताब, किसी अखबार, किसी मैगजीन का जिक्र नहीं कर सकते हैं, और ये तब नहीं कर सकते जब उसका, ये कर सकते हैं क्योंकि संदर्भ वही है, रेफरेंस में। इनका कहना है कि ये रेफरेंस में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि रेफरेंस में कैसे नहीं है। जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारे देश की सुरक्षा, हमारी विदेश नीति की बात हो रही है, तो हम क्यों न करें, हम इसका जिक्र करना चाहते हैं। तो ये बात यहाँ पे आई आंचल, और इसलिए यहाँ राहुल गांधी थोड़े से एग्रेसिव नजर आए। और इसी बीच हमने देखा कि 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें से 7 सांसद तो कांग्रेस पार्टी से ही हैं, एक सांसद जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से नहीं है। तो ये पूरा हम लोग देख रहे हैं, ये एक अलग परिस्थिति नजर आती है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि राहुल गांधी एक तरफ संसद के अंदर मोर्चा खोले हुए हैं, दूसरी तरफ संसद के बाहर। अब आते हैं जन संसद की, जो जन संसद आप बता रही थी, जन संसद में राहुल गांधी साफ साफ नजर आते हैं कि लोगों से मिल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम वहां तो आपको पूरा का पूरा आपके ऊपर हम हमला करेंगे ही। आप महिलाओं का नाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला होने वाला था, आप कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एक लीडर सांसद निशिकांत दुबे, वो आकर जिस ढंग से यहाँ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की, और खासकर इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन इन सबसे अलग अगर देखा जाए तो आपने यहाँ जो किया है वो हम यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। और वो वहाँ साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी अब आते हैं जनसंसद में, और जनसंसद की तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन अगर देख सकते हैं तो देख लीजिए। तस्वीरें जो हैं, एक बच्चा गोद में है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। इस पे थोड़ी सी और चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, वीडियो में क्या चर्चा चल रही है वो भी हम सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। नमस्कार, भैया हम लोग सिंगरौली से एक बासी बिरदा है, लगभग 2-2.5-3 साल से लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। वहाँ पर सारे आदिवासी के हम अपना जंगल, अपनी माटी जमीन नहीं छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर हमारी पीढ़ी चली जाए तो हम कहाँ जाएंगे। हम कुछ भी लेना भी नहीं चाहते, कोई भी के हमको शासन कोई सुविधा नहीं, हमको जहाँ है वहाँ हमके रहने दिया जाए। लेकिन जबरदस्ती वहाँ पर पुलिस के फोर्स लगाकर लगभग 2000 पुलिस लगाया गया। ये तो पूरी आदिवासी बेल्ट में हो रहा है, पूरे आदिवासी बेल्ट में हो रहा है, मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी है, पर हाँ गुजरात में भी है। वहां भी बांध बन रहे हैं, नई परियोजना आ रही है। बट ये सबसे अलग मैटर इसलिए है भैया, क्योंकि इस मैटर में सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर प्लांट और ओपन कास्ट कोल माइंस वहीं है। और अब धीरे धीरे इनके लिए कोई जगह नहीं बच रही है वहां पर, क्योंकि ये लोगों को डरा धमकाकर जबरदस्ती साइन करवाया जा रहा है। और आप सोचिए कि अगर माइन ले रहे हैं
वहां पर अडानी जी माइन ले रहे हैं, तो 2000 पुलिस वालों की जरूरत क्या है? और मुझे बताइए मैं आपकी मदद कैसे करूँ? वहाँ आकर के देखिए कि वहाँ का पब्लिकों की क्या समस्या है। मेरा ये बच्चा 4 महीने का, तभी से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। ये मैं नहीं चाह रही हूँ कि हमारे आने वाला पीढ़ी मतलब हम लोग तड़प जाए। आज तो गाय बैल तड़प रहे हैं, लेकिन आने वाला ये हम लोग छोटे छोटे किरवा है, ये लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पैसे से नहीं मर रहे, हम जहाँ हैं वहीं रहने दें हम लोग। बीजेपी का सरकार यही बना रखी है जैसे कि मेरा बाप की राज है, कि मनमानी तरीके से हम लोगों को तेंदू 4 महुआ पति इसी में हम लोगों का जिंदगी गुजारिश होती है। इसे कटवा दिया, लेकिन जाएंगे कहाँ हम लोग? अभी उतना दूर से सफर करके आए हैं हम लोग, लेकिन अपने गांव जैसे स्वस्थ हवा हम लोग कहीं नहीं पाए हैं। यदि पेड़ उजड़ जाएगा तो क्या वहाँ स्वस्थ हवा मिल सकती है? पार्लियामेंट में उठा सकता हूँ। ये बहुत बड़ा स्कैम है। और उसमें दूसरी बात यही है कि मतलब उसको छोटी सी झाड़ी कह करके काटा गया, जबकि 100 बरस से ज्यादा उम्र की पेड़ है। काटने से हमको बेहद दर्द हुआ और हम लोगों के आँख से आंसू खून बह रहे। नहीं, जब वो पेड़ काटते हैं तो आपको क्या लगता है? हम लोग को लगता है, आपको कैसे लगता है, मतलब अंदर कैसे लगता है? बल्कि पेड़ को ना काटने, आपको काटना, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि छोटे से हम लोग बड़े तक जब आपको भी ऐसा लगता है? जी भैया, हम लोग पेड़ों का पूजा करते हैं, उसके नीचे हमारे आस्था केंद्र है, वहाँ पर हो गया। हम साजा के पेड़ के नीचे महुआ का पेड़, जो महुआ गिरता है, तेंदु पत्ता से तोड़ के हम बीड़ी बनाने और बेचते हैं भैया। उससे हमारे बच्चों का शादी है, विवाह है, तमाम संस्कार उससे होती है, तो उपज वो मिलती है, उससे होगी। तो हम लोग उसको देवता मानते भैया। 5 तत्वों को जी 5 पेड़ काटना नहीं देखना चाहते। ये तो अडानी ने पूरा उड़ीसा से लगभग 2000 लेबर ले आके, क्योंकि गांव वाले काटने को तैयार नहीं थे, वो बाहर से मशीन और अडानी ने। और वो जो लेबर आए जी वो आदिवासी थे या नहीं? गैर आदिवासी थे। पूरे पुलिस लगा के सबको चारों तरफ से, जो उसमें अपनी बात रखना चाह रहा था, विरोध कर रहा था, उसको 151 के तहत मुकदमा में जेल भेज दिया भैया। इस तरह से कई लोगों पर फर्जी मुकदमे, जिला बदर कार्रवाई और जेल भेजने कार्रवाई, जहाँ थोड़ी सी इसको भी नोटिस जारी करा है, जिला सब लोग को नोटिस जारी भैया। घर से बाहर निकलने में मुश्किल हो दवा गया। इलाज के बाहर नहीं जा पा रहे थे, सब हो गया। आज के समय में इनसे कोई अनुमति नहीं ली गई है और पूरी तरह से इनको जंगल भी खत्म कर दिए। 3 लाख के पेड़ के अराउंड पेड़ काट दिए हैं और आगे भी अब और पेड़ करीब 10-15 लाख पेड़ और वहां पर कटेंगे। अभी सबसे बड़ी खदान अडानी को अलॉट हुई है, 27 स्क्वायर किलोमीटर की खदान है, 2200 हेक्टेयर का एरिया दे दिया पूरा, और उसमें से प्रिस्टीन जो फॉरेस्ट लैंड है दैट इज 1400 हेक्टेयर। समाज का एक हमारा तो सुना आपने कि किस तरीके से जो आदिवासी लोग हैं वो अपना दुख जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी के सामने। और ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी राहुल गांधी लगातार गरीबों की आवाजें उठाते आ रहे हैं। लगातार अगर देखा जाए तो कभी वो मोची से मुलाकात करते हैं, तो कभी वो रेलवे कर्मचारियों से मुलाकात करते हैं, कभी वो महिलाओं से मुलाकात करते हैं, तो कभी वो नीट छात्रों के बीच पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके जो दुख जानने की कोशिश करते हैं, उनकी परेशानियां जानने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं में से अब एक बार फिर देखो किस तरीके से आदिवासियों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है राहुल गांधी ने। देखिए सिंप्लिसिटी ऑफ राहुल गांधी, देखिए सिंप्लिसिटी कितनी है। इस महिला के गोद में बच्चा है, उस बच्चे को सबसे पहले राहुल गांधी, अगर आपने वीडियो की शुरुआत में देखा होगा, सबसे पहले राहुल गांधी उनकी गोद से बच्चे को अपने गोद में लेते हैं और बैठते हैं, बैठाते हैं और बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं का आकलन करते हैं, सुनते हैं। उसके बाद निराकरण कितना कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन इतना हम लोगों ने जरूर देखा है कि राहुल गांधी से जो कुछ हो पाता है उनके लेवल पे वो करने की कोशिश, चूंकि सरकार में तो है नहीं, सरकार तक वो लिख के दे सकते हैं कि हाँ आप ये काम कर दो, इनका सिंगरौली से आए हुए आदिवासियों के साथ जो कुछ भी हो रहा होगा उसको करने की यहाँ कोशिश करेंगे राहुल गांधी। लेकिन एक संसद से जन संसद तक की जो गाथा है, जो कहानी है, वो यहाँ पर साफ दिखाई देती है कि संसद में भी राहुल गांधी जनता की आवाज उठा रहे हैं और संसद से बाहर जन संसद, जहां पर जनता की संसद है, वहां भी उनकी समस्याओं को वो सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन संसद से ही और भी खबरें हैं। बजट का जिक्र मैं कर रहा था, बजट से रिलेटेड भी कुछ खबरें हैं जिसमें साफ साफ ये है कि इस बार तो बजट लेके आप आ गए हैं, लेकिन पिछली बार जब बजट आप लेके आए थे उसमें से 53 ऐसी योजनाएं, 53 ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं पर पैसा पूरा खर्च नहीं हुआ। 60% आपने खर्च ही नहीं किया है दिसंबर तक, और ये 3 महीना बचा हुआ है दिसंबर तक का आकलन, यानी अप्रैल से लेकर, अप्रैल में बजट एलोकेट होता है, मार्च में, फरवरी मार्च में बजट आया, फिर बजट को पास करके और आप फिर अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक के लिए बजट लेके आते हैं कि हाँ किस मद में कितना पैसा जाएगा, कहाँ कितना खर्च होगा, अलग अलग सेक्टर के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे, मैं अभी देख रहा था, एक खबर देख रहा था, बहुत महत्वपूर्ण खबर है, करीब 53 ऐसी योजनाएं हैं जहाँ 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था और इनमें से
से कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें पैसे खर्च ही नहीं हुए हैं और बहुत कम खर्च हुए हैं। और ये 31 दिसंबर तक 2 लाख करोड़ का बजट रिलीज किया गया था, लेकिन ये कुल बजट का 41.2% ही था। कुल बजट का 40% 41% ही एलोकेट किया गया, रिलीज किया गया, बाकी 60% रिलीज ही नहीं हुआ क्योंकि डिमांड ही नहीं आई। उधर से डिमांड आती तब तो आपको इधर से दिया जाता, पैसा दिया जाता, मतलब आपको जरूर। और ये कौन कौन सी योजनाएं हैं ये जरा देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, सबसे पहले किसानों की बात। वाटर मैनेजमेंट, पानी की बात, जल में जो इसकी बात होती है। फिर देखिए जल प्रबंधन, फिर PM ई बस सेवा, इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा, फिर धरती बाबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जल जीवन मिशन, कंप्यूटराइजेशन और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ऐसी योजनाएं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं योजनाएं जिसको आप देखेंगी बहुत अजीब। अमृतकाल, ये भी अमृतकाल ही चल रहा है क्योंकि अमृतकाल में ही ये सब हो सकता है। अब देखिए परिवार कल्याण के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक वजीफा योजना, और इसके अलावा मनरेगा जिसको अब VVG राम जी कर दिया गया है, मनरेगा। फिर अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, इन सब पे 40% ही खर्च हो पाया है। तो ये अपने आप में ये दुखद पहलू है। आप खर्च या तो एलोकेट मत कीजिए, अगर लगता है कि यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में हमको 10 रुपये से काम चलेगा तो आप, इसका मतलब है कि आप 60 रुपये एलोकेट कर रहे हैं, या ये है कि आपने काम किया ही नहीं। दो ही चीज हो सकती है, दो ही काम, या आपने काम नहीं किया या आपने ज़्यादा पैसा दे दिया है। मुझे नहीं लगता है ज़्यादा। जैसे मनरेगा की बात, मनरेगा में आपने कटौती करना शुरू कर दिया, और अब तो परिस्थिति ये है कि मनरेगा का नाम ही बदल दिया, मनरेगा के पूरे स्वरूप को आपने चेंज कर दिया, सब कुछ आपने ध्वस्त कर दिया। उस पूरे एक ढाल के रूप में था वो। कोरोना काल में हमने देखा कि कैसे गरीबों के लिए मनरेगा जो है वो जीवनदायिनी योजना के रूप में साबित हुई थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए यहां एक, चूंकि बजट का सेशन चल रहा है, अब कल से फिर से शुरुआत होगी, इसलिए ये जानना जरूरी है। यहां पर ये बहुत बड़ी खबर है आंचल कि यहां पर आप 60% खर्च ही नहीं कर रहे हैं, 60% आप अभी तक रखे हुए हैं। अब कब सवाल तो ये भी है कि आखिर उस 60% का क्या होगा आगे? हाँ, वो रह जाएगा। वो जब पैसे जो खर्च नहीं होते हैं तो वो अब अलग अलग उसमें कैरी फॉरवर्ड भी होते हैं, लेकिन खर्च क्यों नहीं किया आपने? ये बात आती है इसलिए क्योंकि आपने काम नहीं किया। अगर आप काम करें, यहाँ सड़क बनवानी है तो सड़क आप नहीं बनवाएंगे, रोड नहीं बनवाएंगे तो फिर रोड वैसी रहेगी ना। आप जनहित के मुद्दे, ये सारी जो चीज़ें हैं, अब आपने प्री छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, आपने छात्रों को मैट्रिक तक पढ़ाने का काम आपने किया क्या? अगर किए होते तो फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना भी लेके आते, जिस योजना में आपने मात्र 40% ही खर्च किया है। इसका मतलब है कि 10 लोगों को देना था, आपने 10 में से 4 लोगों को ही दिया, 4 छात्रों को दिया। अगर 10-10 रुपये बांटना था तो ये एक गंभीर पहलू है, गंभीर विषय है, जिस पे आने वाले समय में मुझे लगता है कि जब ये बजट सेशन और आगे बढ़ेगा तो इस खबर पर चर्चा होगी, बहुत चर्चा होगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे इतर, इन सब खबरों से इतर, जरा मैं आपको कहूँगा कि हम ले चलिए हम लोगों को, हमारे तमाम साथियों को महाराष्ट्र की तरफ, जहां से दो बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, पहली बड़ी खबर तो यह है कि मोहन भागवत ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ ये बता दिया है कि आरएसएस प्रमुख बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण हो, किसी भी जाति से हो सकते हैं आप, मतलब आरएसएस प्रमुख बन सकते हैं। बहुत बड़ा बयान है। इसके अलावा एनसीपी के विलय को लेकर भी लगातार चर्चाएं तेज है कि अजीत पवार गुट के बाद, मतलब जब अजीत पवार का विमान क्रैश होने के बाद जो निधन हुआ, उसके बाद आखिर ये एक हादसा था या महज एक घटना थी, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे चाहूंगी इस पर जानना कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, और उसमें सलमान खान भी मौजूद थे, उस दौरान वो एक ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। तो ये बहुत बड़ा बयान है अपने आप में। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको अगर आरएसएस प्रमुख बनना है तो आपको ब्राह्मण ही होना पड़ेगा। एक्चुअली आरएसएस के ऊपर ये आरोप तो बार बार लगते रहे हैं आंचल की यहाँ ब्राह्मणों का वर्चस्व है, आरएसएस प्रमुख ब्राह्मण ही होता है, ये अभी देखा है दशकों से इस देश ने। तो इसलिए अभी जो मुझे लग रहा है कि आरएसएस के ऊपर जितने दाग हैं उसको धोने का काम कर रहे हैं मोहन भागवत, और एक बैलेंस बनाने की कोशिश इनकी रहती है सत्ता के साथ भी। सत्ता और संगठन
दोनों को साथ साथ चलाना। संगठन में भी दो चीजें हैं, एक तरफ बीजेपी का संगठन है और दूसरी तरफ आरएसएस का संगठन है, और दोनों संगठनों को पैरेलल चलाना और चलाकर सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी को वहां तक पहुंचा देना। बीजेपी को वहां तक आरएसएस ने पहुंचा दिया है। अब यह है कि इस संगठन को कैसे मजबूती प्रदान की जाए। अब यहां पर राजनीति जो है, अब देखिए यहां पर क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि इस देश में राहुल गांधी ने 2 साल पहले 3 साल पहले जो राजनीति वो लेकर आए, और राहुल गांधी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी, राहुल गांधी की राजनीति में सामाजिक न्याय शब्द जुड़ गया। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज के हर पहलू, हर तबके को न्याय मिले, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे वो ओबीसी तबका हो, वंचित तबका हो, अल्पसंख्यक तबका हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, इन तमाम तबके के लोगों को सामाजिक न्याय मिले। और ये एक बड़ी चुनौती इनके सामने आई। कांग्रेस बीजेपी के सामने 2 चुनौतियां थी 2024 में लोकसभा चुनाव में। एक चुनौती थी संविधान को बचाने वाली चुनौती, जिस पर घिरी हुई थी, क्योंकि उसने कहा था बीजेपी ने कि अब की बार 400 पार और हम संविधान को बदल देंगे। तो संविधान को अपनी बातों से बीजेपी वहां घिर गई थी। और दूसरी चुनौती थी सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय के पहलू को आगे बढ़ाने की कोशिश में यहां ये दिखाई देते हैं। और ये बयान अभी तक देखिए, अभी तक मोहन भागवत बयानबाजियों में ही, बयानबाजी वीर कहा जाए इनको, बयान वीर कह सकते हैं इनको, बयान वीरता में इनका कोई शानी नहीं, इसलिए क्योंकि ये अभी जाके पटना में कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, फिर वो दिल्ली आते हैं बोलते नहीं जी ये बिल्कुल गलत बात है, आरक्षण बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। तो बयान वीर कह सकते हैं, ये अपनी बातों से पलटते रहते हैं। आरएसएस यहाँ अपनी बातों से कितनी जल्दी पलटेगा, मुझे इसी बात का इंतजार है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं ब्राह्मण होना योग्यता नहीं, किसी भी जाति का व्यक्ति बन सकता है संघ प्रमुख। संघ प्रमुख बनने के लिए आप ब्राह्मण हो ये जरूरी नहीं, किसी भी जाति का बन सकता है। लेकिन फिर आप क्यों कह रहे हैं कि जो भी हिंदुस्तान में है वो हिंदू है? फिर क्यों कह रहे हैं? फिर यहाँ जाति की बात क्यों ला रहे हैं? आपकी राजनीति हिंदू की राजनीति है या आपकी राजनीति जाति की राजनीति है? पहले इसको क्लियर कर दीजिए मोहन भागवत जी। आप इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पर जब आएंगे आरएसएस के संगठन की बात होगी तब आप फिर ब्राह्मणों की बात करेंगे। ब्राह्मणों में भी वो ब्राह्मण नहीं, वहाँ ना ही सरयू पारी की बात होगी, ना कानिकुब की बात होगी, वहाँ वो बात फिर मराठा की होगी, महाराष्ट्र की बात होगी। तो ये जो है ब्राह्मणों में भी एक तबके को ही वहां तक पहुंचाना है। जब आप उतना माइक्रो लेवल पे आप राजनीति कर रहे हैं तो फिर आपसे आपकी इस बात को कैसे मान लिया जाए कि किसी भी जाति का संघ प्रमुख बन सकता है, किसी भी जाति से बन सकता है? क्या आप किसी दलित को बनाने जा रहे हैं? बता दीजिए किसी दलित को बनाने जा रहे हैं, कि बता दीजिए किसी आप आदिवासी को बनाने जा रहे हैं, SC ST में से किसी को भी आप उस जगह पे पहुंचाने जा रहे हैं? आप बताएंगे क्या? शायद नहीं बताएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर जो चश्मा, क्योंकि आपकी राजनीति, ये संगठन एक उग्र संगठन के रूप में जाना जाता रहा है। इस संगठन ने ही महात्मा गांधी की हत्या का एक पूरा का पूरा उसकी रूपरेखा तैयार की, और इसी संगठन से निकल के आया था नाथूराम गोडसे जिसने हत्या की उसके गांधी जी की। तो एक जो इनके रिलेशन है वो रिलेशन दिखाई देते हैं। वो ये अलग कहिए कि लिबरल थी उस समय कांग्रेस पार्टी, उस समय लिबरल थे उस समय के नेता जिन्होंने इस संगठन को इस पे बैन लगाने के बाद भी इसको छोड़ दिया, ओपन कर दिया बहुत सारी शर्तों के साथ। लेकिन आज चूंकि इनकी सत्ता है, पिछले 12 साल से इनकी सरकार है, तो इसीलिए ये जैसा चाह रहे हैं वैसे कह रहे हैं। लेकिन इनकी बातों पर मुझे, और पर्सनली कहिए तो मुझे मोहन भागवत की बातों पर भरोसा नहीं होता है आंचल, क्योंकि मोहन भागवत की बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं घुमावदार बातें होती हैं। वैसे ही जैसे पहाड़ों पे आप जाती हैं और रास्ते टेढ़े मेढ़े रहते हैं, वैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते ये अपनाते हैं। लेकिन इनको भी सत्ता की मलाई चाहिए। और इसमें आप सलमान खान की बात कर रही थी कि सलमान खान भी पहुंचे वहां पे। बिल्कुल पहुंचे थे, सलमान खान पहुंचे थे, कुछ IAS ऑफिसर्स पहुंचे थे, और कुछ फिल्मी हीरोइनें पहुंची थीं, और जैकी श्रॉफ भी थे उसमें। तो ये सब थे, और 100 साल हो गए हैं RSS के पूरे, और ये कार्यक्रम कल हुआ है, लेकिन इनकी चर्चा आज हो रही है। और चर्चा में इसी लाइन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि RSS प्रमुख ने, यानी मोहन भागवत ने कह दिया है कि RSS प्रमुख के पद पर होने के लिए आपको ब्राह्मण होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सलमान खान और बाकी लोगों के बीच अल्पसंख्यक हैं। यह देश हिंदू देश नहीं है। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र, ये नहीं लिखा है। भारत एक राज्यों का संघ है, यानी गणतंत्र है, ये गणतांत्रिक देश है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। वी आर मतलब आवर कंट्री इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया।
हम ये नहीं कहते हैं कि जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जैसे लिखा जाता है, ऐसे हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं लिखा जाता है। और आप हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसे होगा? आप रिपब्लिक वर्ड को भी यूज नहीं कर रहे हैं। आपके लिए संविधान जो है वो मायने नहीं रखता। जो मायने यहाँ के हम लोगों के, आपके सबके डीएनए में है, उस मायने को निकालने की कोशिश कीजिए। ये अगर कोशिश करेंगे तो वो भी झांकेंगे, देखेंगे मोहन भागवत जी या बीजेपी के और या ऐसे कट्टर लोग जो हैं, जो बार बार हिंदू राष्ट्र कहने की कोशिश करते हैं। आपको अगर इतना ही है, आप में तो पूरी ताकत है, आप बदल दीजिए ना, बना दीजिए हिंदू राष्ट्र। किसने मना किया आपको? आपको लगता है कि राहुल गांधी गलत है, जेल में डालिए राहुल गांधी जैसे नेताओं को। आप बना लीजिए इसको दक्षिण कोरिया, आप क्यों उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया बना लीजिए आप। लेकिन आप नहीं करेंगे। आपको सियासत करनी है, आपको राजनीति करनी है, आपको हर संगठन आप अपनी मुट्ठी में चाहिए, इसलिए आप ये कर रहे हैं। और इसके दम पे आप यहाँ के जो लोअर मिडिल क्लास है और उससे भी गरीब तबका 80 करोड़ लोग जिनको आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आप 80 से 75 पे नहीं आए, आप 80 से 60 पे नहीं आए, 70 पे नहीं आए, आप 80 से 82 करोड़ पे पहुंच गए। और इसमें आप सीना चौड़ा करते हैं। नरेंद्र मोदी 56 इंच कहते हैं कि 56 इंच का सीना वाला हूं मैं, लेकिन जहां पर 56 इंच दिखाना है, राहुल गांधी ने सही कहा था कि 56 इंच दिखाना था जब चीन आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा था, उस समय आपने नहीं दिखाया। लेकिन यहां गरीबों के ऊपर आप 56 इंच की बात करते हैं, ये कहां तक जायज है? ये सवाल यहां बार बार कौंधता है आंचल। जी बिल्कुल, जो मोहन भागवत ने बयान दिया है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से राजीव जी ने बताया कि वो बयान दे रहे हैं कि जो ब्राह्मण है, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही जो है संघ का प्रमुख बने, कोई भी जाति हो सकती है, लेकिन इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल जो है महाराष्ट्र की राजनीति में और भी गर्मा रहे हैं। अगर देखा जाए तो चर्चा थी नगर निगम चुनाव के बाद कि जो अजीत गुट की एनसीपी है और शरद पवार की एनसीपी है, उन दोनों का विलय हो सकता है, दोनों जो पार्टियां हैं उन दोनों का मर्जर हो सकता है। लेकिन अचानक ही एक प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये महज एक हादसा था या फिर सोची समझी कोई साजिश थी। क्योंकि विपक्ष लगातार जो है इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष को अंदेशा है कि ये एक बड़ी साजिश थी। वहीं अभी हाल ही में एक एनसीपी एसपी नेता का बयान आया था, उन्होंने तो सवाल खड़े किए थे कि क्या अजीत पवार के विमान में बम था। मतलब ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में उस प्लेन में बम था, और अगर ऐसा था तो उनको क्यों बिठाया गया। और इसको लेकर कई और सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अचानक ही बारामती जाने का जो प्लान था वो कैसे बना अजीत पवार का, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे कई तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक सवाल जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये माना जा रहा है कि क्या जो शोक चल रहा था अजीत पवार के परिवार में, शरद पवार की फैमिली में, क्या वो शोक जो खत्म होगा? क्योंकि कल जो है 9 फरवरी को जो है शोक खत्म हो जाएगा। 13 दिन पूरे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, 13 दिन पूरे हो रहे हैं। तो क्या उसके बाद सुनेत्रा पवार इस्तीफा देंगे डिप्टी सीएम पद से? क्या वो शरद पवार के पास वापसी कर लेंगे? क्योंकि अजीत पवार लाख टके का सवाल आप कर रही हैं। शरद पवार काफी नाराज हैं, आपको बता दो। अंदर खाने खबर यही है कि शरद पवार सुनेत्रा पवार से काफी नाराज हैं। नाराज इसलिए हैं कि 3 दिन नहीं बीते थे और आप जाकर आपने ओथ ले ली। ऐसा तो था नहीं कि आपको मुख्यमंत्री पद वहां सौंपा जा रहा था, आप उप मुख्यमंत्री के पद पे गई। दूसरी बात, आपके पति के पास यानी अजीत पवार के पास जो विभाग था वो विभाग भी आपको नहीं दिया गया। आप नेगोशिएट कर सकती थी, आपको वो भी नहीं मिला। और अभी तक क्या ये खबर है कि एनसीपी जो मुख्य रूप से जो अजीत पवार के पास थी ये पार्टी, उसका मुखिया कौन है आज की तारीख में? ये घोषणा हुई क्या? घोषणा नहीं हुई। लेकिन कोई दूसरा कह रहा है कि एनसीपी का मुखिया ये होगा। तो ये जो बातें आती हैं इसमें कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है कि सुनेत्रा पवार से नाराज हैं शरद पवार। और शरद पवार के बारे में जो बातें हो रही हैं, कल भी मैं देख रहा था कुछ सोशल मीडिया पे कि ये दोनों गुट एक हैं। अगर ये एक हो भी जाएंगे, ये तय मानिए कि ये बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। शरद पवार जैसे ही जुड़ेंगे, आप तय मानिए कि बीजेपी से बाहर होंगे, यानी सुनेत्रा पवार बाहर हो जाएंगी बीजेपी से। हालांकि उससे महाराष्ट्र की सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। विधानसभा में जैसे, क्योंकि 132 सीटें, 145 टोटल चाहिए वहां पर सरकार बनाने के लिए, जादुई आंकड़ा 145 का चाहिए। 288 सीटों की विधानसभा है तो उसमें 145 चाहिए, लेकिन यहां पर और 132 सीटें बीजेपी खुद जीत के आई है। अब ये बात समझ में आ रही होगी शायद अजीत पवार रहते, क्योंकि वो एक श्रूड नेता थे, बहुत चालाक नेता थे अजीत पवार। अपने चाचा जी को अगर दगा दे गए तो वो किसी को भी दगा दे सकते थे। लेकिन एक बात आप इंपॉर्टेंट कह रही थी कि अजीत पवार की इस पूरी घटना को लेकर जो बातें हो रही हैं, एक नेता ने कह दिया, शरद पवार गुट के नेता ने कह दिया
कि उनके प्लेन में, विमान में शायद बम रखा हुआ था। अब ये तो जांच का विषय है, इस पे हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे। रोहित पवार का भी बयान आया, उन्होंने बोला है कि 10 तारीख को वो प्रेजेंटेशन देंगे, बहुत बड़ा खुलासा करेंगे विमान हादसे को लेकर। तो मतलब यह है कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हो सकते हैं जो विस्फोट होने वाला है। ये तय मानिए कि वहां 10 तारीख को, आज तारीख 8 हो गई, परसों एक विस्फोट होने वाला है वहां पे। वो उस विस्फोट का खुलासा, विस्फोटक खुलासा है या कुछ और है? क्या सचमुच, देखिए, विमान का टकराना, गिरना और विस्फोट से वहां पे आग लगना, ये तो यानी विस्फोट शब्द वहां है ही, और ये एक विस्फोटक खबर आने वाली है जो जिसका आप जिक्र कर रही हैं। रोहित पवार क्या कुछ लेके आते हैं, निगाहें रहेंगी उस पर, लेकिन इतना है कि महाराष्ट्र की सियासत में अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और बहुत कुछ होना बाकी है। महाराष्ट्र की सियासत में ऐसी हलचल मची रहेगी जिसपे आंचल आपको कई सारे लाइव करने होंगे, कई सारे वीडियो बनाने होंगे। ये तय मानिए, महाराष्ट्र की सियासत को बहुत नज़दीक से आप देखती हैं और वहाँ BMC से लेकर तमाम जगहों को आप खुद देखकर घूम के आई हैं। बारामती भी आप गई थी, बारामती भी, और उस अंतिम आखिरी छोर, आखिरी गांव भी रात को मुझे याद है कि 10 बजे के लगभग आपने वहां से लाइव किया था, देखा था वहां जो चल रहा था, हम सब ने लाइव किया था। तो वो बारामती को भी आप नज़दीक से जानती हैं। हम लोग जिधर से उस गाँव में जा रहे थे वहीं पास में ही ये एरिया था, एयरपोर्ट का एरिया जो है, उसको भी हम लोगों ने, वहाँ एयरपोर्ट रात को जाने का तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसको टच किया हम लोगों ने। तो इस, अगर आप फिजिकली कहीं पहुंची हुई हैं और वहाँ की ज्योग्राफिक जो कंडीशन है उसको आप समझती हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत कुछ जानती हैं। इसलिए हम यही उम्मीद करेंगे कि जो विस्फोटक खबर है वो भी जल्दी आप देंगी, हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगी। लेकिन बहुत कुछ मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, बृहन मुंबई महानगर पालिका, वहाँ पे ठीक है, कैंडिडेट की घोषणा हो गई है, चुनाव होना है। वो भी चुनाव कब होना है? 10 को या 11 को होना है? 11 को होना है चुनाव, 11 को चुनाव होना है। लेकिन 11 से पहले अगर ये विस्फोटक खबर आ जाती है तो फिर कितना असर उस पर पड़ेगा ये भी देखा जाएगा। तो बहुत कुछ अभी महाराष्ट्र से आना बाकी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार महाराष्ट्र से इस तरीके की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सवाल बने हुए हैं विमान हादसे को लेकर, NCP के विलय को लेकर, और सवाल जो है वो ये भी है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उन पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। हम आपको सारी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।